जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ हैं देवेंद्र भैया। और जोहार कह चुके हैं, ये आप सबको पता चल गया होगा। खैर, इस वक्त जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा बड़ा खास है। खास इसलिए है क्योंकि देखिए, इसकी ड्राफ्टिंग चल रही है अलग अलग संगठन की तरफ से। पार्टियां अलग अपनी तरफ से ड्राफ्टिंग कर रही हैं और जो आदिवासी संगठन है पेसा को लेकर वो अपनी ड्राफ्टिंग अलग से कर रहे हैं। क्योंकि पहले के जो ड्राफ्ट 2 बार आ चुके हैं उन्हें रिजेक्ट किया जा चुका है, तो अब नए सिरे से इसे तैयार करने की कवायद चल रही है। लेकिन इसी चीज को लेकर कल देखिए, कांग्रेस ने एक वर्कशॉप आयोजित किया था, एक कार्यशाला आयोजित किया था। कल हमने और अभिषेक भारती ने इसके 2 कुछ अहम मुद्दे थे, उस पर चर्चा की थी। वो आप अभी भी हमारे YouTube पर जाकर या Facebook पर जाकर आप वो लिंक देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो मुद्दा क्या था। उस पर बेसिकली राधा कृष्ण किशोर ने जो 2 बातें कही थी उस पर हमने चर्चा की थी। लेकिन उस पूरी कार्यशाला का लब्बो लबाब क्या रहा, देवेंद्र भैया के साथ हम उस मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो पर्सनली मुझे लगता है और मुझे लगता है पूरा झारखंड ये जरूर जानना चाहता होगा, भैया देखिए, कार्यशाला होना, किसी कार्यक्रम का होना, लेकिन उन सब के बीच एक सवाल जो सबके जहन में होगा कि क्या अगर पेसा की जो ड्राफ्टिंग हो रही है, अगर वो एज इट इज फॉर्म में अगर लाई जाती है, अगर लागू कर दी जाती है, इम्पोज कर दिया जाता है, तो क्या ये जो डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है उसमें बदलाव आ जाएगा? क्या कुछ बदल जाएगा? क्या आपको क्या लगता है, कितना कुछ बदलेगा? निश्चित रूप से आरती, कई सवाल, इसके साथ ही वहाँ कई सवाल खड़े हुए हैं। एक तो जो खनन का एक्टिविटी चलता है उसका भी सवाल खड़ा हुआ। मल्टीनेशनल कंपनियों का इस इलाके में क्या दखल है और वो दखल कितना किस हद तक होगा? क्या मल्टीनेशनल कंपनियां इस पेसा ड्राफ्ट के विरोध में कोर्ट जाएंगी? यहाँ इसकी भी चर्चा हुई। पुलिसिंग की भी चर्चा हुई कि कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई आईपीसी के कुछ धाराएं जो हैं ग्राम सभा को मिलेगी, अधिकार मिलेगा, उसके बाद का स्वरूप क्या होगा? ये तमाम सवाल खड़े हुए। पर सबसे बड़ा जो दिलचस्प कहानी है कि कल हमारे जो पंचायती राज विभाग की मंत्री हैं दीपिका पांडे सिंह, वो अब दीपिका पेसा बन गई। अच्छा। ये लाइट मोड में ये बातें इस चर्चा के दौरान कही गई थी। हाँ। दरअसल जो के राजू हैं उन्होंने अप्रिशिएट करते हुए उन्हें कहा कि इतनी एक कार्यशाला आयोजित कर रही है कि अब ये दीपिका पांडे ने दीपिका पेसा हो गई। कर इन चीजों को जाने थे जो मुख्य सवाल उभर कर क्या सामने आए। देखिए, जो लोहरदगा के सांसद हैं सुखदेव भगत, उनका भी कुछ सवाल था। वो सवाल था और जेन्युइन सवाल था, क्योंकि अक्सर जो पेसा एक्टिविस्ट हैं वो कुछ लोग चांद मांग रहे हैं, कुछ तारे मांग रहे हैं, कुछ मंगल मांग रहे हैं, कुछ बुध ग्रह मांग रहे हैं। अपने अपने ग्रह की बात हो रही है। नहीं, उनकी आकांक्षाएं हैं बिल्कुल, पर सवाल है कि क्या उन आकांक्षाओं का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जगह है और वो अति उससे बढ़कर आगे देते हैं। पेसा का जो मूल ड्राफ्ट है उससे भी अतिरेक में आगे जाते हैं और चीजों को कार्यान्वित करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पूरा 5वीं इलाका का क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची वाला, हाँ, एक खनन एक्टिविटी खनन है वहां और बड़ी बड़ी कंपनियों की नजर है। बिल्कुल। तो वो कंपनियां तो आपकी एक लूपहोल निकला सामने की कोर्ट पहुंच जाएगा और कोर्ट पहुंचते ही उनके पक्ष में बड़े बड़े वकील होंगे, लॉयर होंगे देश का, आपके पास कौन होगा? तो सिर्फ एक्टिविस्टों की चाहत के अनुरूप या उनकी इच्छा के पूर्ति के लिए यदि हम किसी चीज को इम्पोज करते हैं तो उसके खतरे क्या है ये देखने की जरूरत है। और बेहद सतर्क रखो। लोहरदगा सांसद जो भगत क्या कर रहा था कि बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। एक गलती हुई नहीं कि इस पेसा एक्ट को रोकने के लिए कंपनियां खड़ी, वो जेन्युइन प्रश्न। दूसरा सवाल जो खड़ा हुआ वो हुआ पुलिसिंग। आरती, आप जानते हैं कि पुलिसिंग जो होता है एक जटिल प्रक्रिया है। बिल्कुल। और जो लीगल क्षेत्र में है, चाहे वो प्राइमरी कोर्ट का मामला हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला हो, ये प्रोफेशनल लोग होते हैं। आप ग्राम सभा को यदि आईपीसी की कुछ धाराएं देने जा रहे हैं या ग्राम सभा को पुलिसिंग का अधिकार देने जा रहे हैं, कौन कौन धाराएं मिलेगी उसको छोड़ देते हैं, तो उसके संभावित खतरे क्या होंगे? लापुंग में मुझे मैं लापुंग वाले पर भी चर्चा करेंगे। मैं आपको बस इसलिए रोक रही हूँ कि ये सवाल उस वक्त उठेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम 2 व्यवस्थाओं को एक ट्रैक पर ले जाने की कोशिश करेंगे और जब भी 2 व्यवस्थाएं एक ट्रैक पर आएंगी तो कोलिजन होगा। और जब
ये इसी वक्त सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। ये बहुत बड़ा खतरा है जो मुझे समझ में आ रहा है। इसी की हाँ। शिल्पा नेहा तिर्की ने इसी की ओर इशारा किया, पर शिल्पी नेहा तिर्की ने जो इशारा किया कि भाई पुलिस पर भी हमले तेज हो रहे हैं, हमले की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हाँ। जिस समय ये कस्टमरी लॉ के तहत चीजें कार्यान्वित होती थी 50 वर्ष पहले, क्राइम कितने होते थे सीरियसली, और आज क्राइम का दर क्या है? क्या पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जाएगी तो ग्राम सभा की इजाजत लेगी कि हमें फलना अपराधी को गिरफ्तार करना है? और तब तो ये भी सवाल उठेगा ना, अगर ग्राम सभा पहले से ये मान रही है कि फलाने की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, फलाना अगर उस रडार में नहीं आता है कि वो कल्प्रिट है या नहीं है, अगर ग्राम सभा ने परमिशन नहीं दी, फिर तो ये जो पुलिसिंग है, ये व्यवस्था वहां काम ही नहीं करेगी। एक चीज और देखने की जरूरत है कि झारखंड में एक छोटा सा तबका है सही आदिवासी समुदाय का जो अपने को नागरिक नहीं मानता है। वो मानता है कि मैं तो देश का मालिक हूँ। नागरिक तो ये आम लोग हैं, माने जो गैर आदिवासी या बाहर से आए हुए लोग हैं, वो मानते हैं मालिक। याद कीजिए कि पत्थलगड़ी आंदोलन आपने, हाँ, दरअसल इसकी शुरुआत वहीं से होती है और आज भी उसके अपभ्रंश मौजूद है। हाँ। जब पेशा की बात हो रही है, यह बात सामने आ रही है कि ग्राम सभा को भी आईपीसी की कुछ धाराएं दी जाएगी, तो वह खेमा ज्यादा एक्टिव है और वो मानता है कि पुलिस को हर काम हमसे पूछकर करना पड़ेगा। तो देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है, देश का जो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है और कई कड़े कानून भी देश में है, क्या उसे उस एरिया से बाहर रखा जाएगा? वही मैंने कहा कि ये दो पैरेलल सिस्टम नहीं चलेंगी क्या? एक जो देश का कानून है, जो आईपीसी अपने हिसाब से चला रही है, और अगर उनके कुछ धाराएं अगर उनके पास हैं, तो फिर वो दोनों कोलैप्स नहीं करेंगे क्या? हम करेंगे। तो यही बात को शिल्पी ने और दूसरे कई आदिवासी एक्टिविस्टों द्वारा चिंता प्रकट किया गया कि पुलिस के प्रति एक गलत धारणा बन रही है। लापुंग और दूसरे कई क्षेत्रों में पुलिस पर हमले हुए हैं, तो अधिकार देने के पहले एक बार संजीदा होकर सोचने की जरूरत है। इसी चिंता को आप कहें कि फाइनेंस मिनिस्टर जो राधाकृष्ण किशोर, उनका एक मानना था कि यदि हम पेशा एक्ट लागू करने जा रहे हैं तो 5वीं अनुसूची के एरिया में जो अब तक डेमोक्रेसी रही है, क्या उस डेमोक्रेसी के स्वरूप में कोई बदलाव होने जा रहा है? अब बदलाव होगा तो कैसा होगा? कुछ आशंकाएं उनके दिमाग में होगी। नहीं, अब ये भी बहुत बड़ी बात है ना, सिर्फ ये पुलिसिंग का मसला तो है नहीं। राधाकृष्ण किशोर ने जब ये कहा, उन्होंने कहा कि जो रेवेन्यू, जो माइंस हैं, हाँ, ठीक है, सोर्स ऑफ रेवेन्यूज जो है, अगर वो भी अधिकार अगर उन्हें मिल जाता है, ग्राम सभा को दे दिया जाता है, तो फिर सरकार के हाथ क्या रहेगा? देखिए, जितने भी एक्सपर्ट एक्टिविस्ट हैं, एक बात पर तो सब सहमत है या सबकी मांग है कि ग्राम सभा को रेवेन्यू का अधिकार मिले। ये उनकी मांग है। फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में इनकी अपनी चिंता है। 12 या 13 जिलों में पेशा एक्ट लागू होना है, 5वीं अनुसूची के एरिया है। बाकी के जिले, उनका प्रशासन कैसे चलेगा? रेवेन्यू तो इसी जिले से आता है। बिल्कुल, हाँ, रेवेन्यू तो यहीं से आता है, यहीं से आता है। तो बाकी का तो एक फाइनेंस मिनिस्टर की चिंता तो होगी, जायज थी ये चिंता, तो चिंता प्रकट कर रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बालू, खनन आदि सब कुछ हम इन्हीं ग्राम सभा को देते हैं, तो फिर बाकी क्या बचेगा? अब इसका भी समाधान निकालने की जरूरत है। मतलब अगर ये ड्राफ्टिंग हो रही है तो बहुत सारी ऐसी संवेदनशील चीजें हैं जिन पर बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर थोड़ी सी भी चूक रह गई, एक जरा सा भी लूप होल रह गया, तो फिर इसका बड़ा खामियाजा स्टेट को भुगतना पड़ सकता है। इसके लिए भी तैयार रहना होगा। शिल्पी नेहा तिर्की ने इसी बात को कहा। शिल्पी नेहा तिर्की ने निश्चित रूप से चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझती है, पढ़ी लिखी है, निश्चित रूप से। इसे देखिए, पढ़ा लिखा होना, हमारे जनप्रतिनिधियों का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है, ऐसी चीजों पर दिखता है। वे आदिवासी भी हैं, ट्राइबल भी हैं, पर कभी एक्टिविस्टों के दबाव में काम नहीं करती हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को समझती है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि पेशा अपनी जगह ठीक है, पर देश में फंडामेंटल राइट्स भी है। उनका क्या? इस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कोई कानून नहीं कर सकता है। तो ये जो सतानों में, गैर आदिवासी समूहों में जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि पेशा लागू होगा तो ये होगा वो होगा, इसको दूर कर। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सरकार को
सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे साधन से आम लोगों को बताना, अवेयर भी करना होगा, अवेयर करना होगा कि जागरूक भाई करना आपके होगा। अधिकार कहाँ है, क्या है, और दूसरे समूहों में जो चिंता उभर रही है वो कितने निराधार है, इसके लिए सरकार को प्रयास करना होगा। बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कई सवालात खड़े हुए, और देखिए होता क्या है ना कि सड़क की भाषा कुछ और होती है, और जब आप किसी चीज पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में बैठते हैं तो उसके जो, और जब आप निर्धारण की प्रक्रिया में होते हैं, उस कमेटी का हिस्सा होते हैं, आपके हाथ में ताकत आने वाली होती है, तो आप बहुत गंभीर हो जाते हैं। जितने भी आदिवासी नेता वहां थे, सबकी चिंता थी, कोई भी अतिरेक में बात नहीं कर रहा था, सब चीजों को ये समझ रहा था कि हमें जो कुछ करना है इस देश की डेमोक्रेसी के पैटर्न में रहते हुए करना है। एक्टिविस्टों की भूमिका अलग होती है साहब, वो अलग होते हैं, उनको लगता है कि सरकार आए और चांद हमको दे दे। ये संभव तो नहीं है, तो नहीं दिया जा सकता, नहीं देश के संविधान सर्वोपरि है। तो ये है, और इसके साथ ही कई और भी मुद्दे आए, और जो मैंने कहा खनन कंपनियों का दखल, कॉर्पोरेट कंपनियों का दखल देश में किसी के लिए अब अजूबा नहीं है। यहाँ बालू के टेंडर से लेकर के जो सारे टेंडर हो रहे हैं उसमें उनका दखल होता है। और उद्योगपति देखिए, आप भले ही कितना भी कर लें, अभी अडानी अंबानी आप कह रहे हैं, सरकारें चल रही हैं, आप झारखंड को भी इससे अलग नहीं समझ सकते। यहाँ पर भी अगर उद्योगपति ना आए, अगर कंपनियां ना लगे, फैक्ट्रियां नहीं लगे, तो आप कैसे विकास की कल्पना करेंगे? ये तर्क ही नहीं दिया था कि झारखंड में काफी मात्रा में विस्थापन होता है, माइग्रेशन क्यों होता है भाई? इसलिए कि यहाँ कंपनियां नहीं है, और कंपनियां तब तक नहीं आएगी जब तक उनको जमीन नहीं मिलेगी। और ये जमीन का जो पेच है, वो जब तक सुलझेगा नहीं तब तक ऐसी चीजें रहेंगी। यह निश्चित है कि जिनकी जमीन जा रही है, जिन रैयतों की जमीन जा रही है, अब तक उन्हें वाजिब मुआवजा नहीं मिला है, उनका पुनर्वासन कैसे हो, उनका बच्चों की परवरिश कैसे हो, इसकी घोर उपेक्षा हुई है। तो इसकी भी चिंता करनी चाहिए। मतलब दोनों सारी चीजों, दोनों पक्ष को ध्यान में रखना होगा। अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि अगर इसे लाया जाता है तो हमें हमारा चांद दे दो, हमें हमारे तारे दे दो, तो वो चांद और तारों की मांग क्यों कर रहे हैं? इसके लिए आपको झारखंड का बैकग्राउंड भी देखना होगा कि अब तक क्या हो पाया है उनके लिए, जो चांद और तारे की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि चिंता इस बात की भी है कि अगर पेसा को एज इट इज यहाँ पर लागू किया जाता है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न में कोई बदलाव आ जाएगा? क्या दो व्यवस्थाएं, दो सिस्टम एक साथ एक ट्रैक पर चलने लगेंगी? और ये टकराव की सबसे बड़ी वजह होगी। तो बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि पहली बार झारखंड में इस मुद्दे पे गंभीर बहस और पूरे देश में पेशा पर सबसे अधिक बहस हुई है। तो झारखंड के तमाम एक्टिविस्टों को धन्यवाद करना चाहिए, थैंक यू करना चाहिए कि उन्होंने इसे संवेदनशील मुद्दा बना दिया है। जहां तक बात रही कांग्रेस की, के राजू जो मुख्य रूप से साफ, के राजू ने कई तस्वीरें बेहद साफ कर दी। के राजू ने स्वीकार किया, यह दावा भी किया कि भाई यह कांग्रेस ही थी जिसने पेशा का निर्माण किया था एक्ट को लेकर। ऐसे हम हूबहू जो जमीन पर ट्रांसलेट करने का काम भी हम ही करेंगे। पहली बार पूरे देश में परंपरागत ग्राम सभा को मान्यता मिली, पूरे देश में ये नहीं हुआ। बालू, के राजू ने साफ कर दिया कि बालू का जो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड करके खेल खेला जाता है, इसके पीछे कॉर्पोरेट घराने होते हैं, कंपनियां होती है। हम इसको कदापि नहीं होने देंगे। बालू में कोई ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड नहीं होगा। ये संपूर्ण ताकत ग्राम सभा की होगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो वाटर मैनेजमेंट है, तालाब है, कुआं है, इसका प्रबंधन भी ग्राम सभा को होगा। वन प्रबंधन के साथ जो वन उत्पाद है, हमें देखना होगा कि फॉरेस्ट एक्ट में क्या संशोधन करना पड़ता है। क्योंकि याद कीजिए, यहाँ जो पीढ़ी का पत्ता, तेंदुआ पत्ता का 60-70 करोड़ रुपए का लगभग हर साल का व्यापार है, और उसके लिए भी यहाँ झड़प होती रहती है। तेंदुआ पत्ता को लेकर बहुत, और छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या हम आगे बढ़ते हुए इसको भी हम ग्राम सभा को दे सकते हैं। तो आप देखें कि के राजू पूरी तरह से पैसा नेट है पेशा एक्ट को लागू करने के लिए। लेकिन फिर से हम इसका फॉर्म क्या होगा, किस फॉर्मेशन में होगा? हम कहते हैं कि एक फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में राधाकृष्ण की अपनी चिंता है, जो आदिवासी समुदाय
में जो एक नैरेटिव चलता रहा है कि हम नागरिक नहीं मालिक हैं, और इसके चलते जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं उसको लेकर शिल्पी नेहा तिर्की, बंधु तिर्की की अपनी चिंता है। और बंधु तिर्की निश्चित रूप से एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है। आपने बंधु तिर्की का नाम आया इससे बताते हैं, बंधु तिर्की आदिवासी समुदाय से आते हैं, पर कभी भी उनको विशुद्ध आदिवासी पॉलिटिक्स करते आपने नहीं देखा। हाँ। वे हमेशा मूलवासी आदिवासी, यहाँ के सरना को, यहाँ के एक मैंने जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होती है वही करते रहे। इस बार भी कल का जब पेशा की बहस हो रही थी, बंधु तिर्की ने जिस तरह से चीजों को रखा, उन्होंने कहा कि पेशा की बात हो रही है, जमीन की बात नहीं हो रही है। ऐसा कैसे होगा? जमीन का जो यहाँ नेचर है, इसको फिक्स करने के लिए, इसको तय करने के लिए, उसके पर नियम बनाने, कानून बनाने के लिए यूपी और बलिया के लोग आ रहे हैं। झारखंड में हमारे झारखंडी आदिवासी मूलवासी नहीं है क्या पेशा के जमीन के जानकार? जिस व्यक्ति को जमीन की जरा भी समझ नहीं है, यहाँ के जो भिन्न जमीन की किस्में है उसकी पता नहीं है, वो एक कानून बनाने की बात कर रहा है। तो कुल मिला के लबो लिबाब यह है कि झारखंड पेशा के मामले में निश्चित रूप से आगे, बहुत आगे बढ़ चुका है। के राजू पैसा नेट है, बावजूद इसके जैसे मैंने इशारा किया कि कई चुनौतियां हैं। देखना होगा आने वाले 15 दिन 20 दिन के अंदर इन चुनौतियों का समाधान कैसे निकाला जाता है। चलिए, तो देखिए चुनौतियां हैं, पेशा पर बहस चल रही है और सब तबका अपने अपने हिसाब से इस पर मंथन भी कर रहा है। इंतजार हमें भी है कि जो इस बार जो ड्राफ्टिंग होगी उसमें किन विषयों को, किन चुनौतियों को कैसे उनसे निपटने की तैयारियों के साथ इसे ड्राफ्ट किया जाता है, ताकि इसे इस भावना के साथ लागू किया जाए कि इसका नुकसान ना हो, बल्कि झारखंड को, झारखंड वासियों को इस कानून का यानी पेशा का फायदा मिले। बहरहाल खबरों की खबर जानने के लिए भारत मित्र के प्लेटफॉर्म पर आते रहिए, आपको ऐसी ही खबरें मिलेंगी। खबरों के अंदर की खबर आपको सिर्फ यहीं पर आकर मिलेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, जोहार, नमस्कार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।